तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी साहित्य में से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में आधुनिक काल। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। इन 4 भागों में से प्रथम जो 3 भाग हैं वो कक्षा 11 में पढ़ाए जाते हैं और जो चौथा भाग है आधुनिक काल वो कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है। बच्चों, कोरोना के मद्देनज़र कुछ कोर्स कम किए गए हैं। उनमें हिंदी साहित्य में भी जैसे अलंकार, छंद में कम कर दिए गए हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास एकमात्र ऐसा भाग है जिसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। इसमें पूरा आधुनिक काल पढ़ना है जो 16 नंबर का आने वाला है। इसमें से हमेशा 4 प्रश्न आते हैं जो बड़े निबंधात्मक टाइप प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्न 16 नंबर के होते हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और क्या क्या पढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल। बच्चों, आधुनिक काल जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये वर्तमान समय की बात कर रहा है, जो सन 1843 से लेकर अब तक चल रहा है। बच्चों, आधुनिक काल का समय देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सन 1843 से अब तक। तो आइए इसमें से आपको क्या क्या नोट्स बनाने हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने भी नोट्स बना रखे हैं जैसा आप देख सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने हैं और जो रेखांकित लाइनें हैं जिनके लाइनें खींची हुई है नीचे पेन से, उनको आपको लिखना है। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल। देखिए, आधुनिक काल को कुछ कालखंडों में बांटा गया है। जिस काल में जो बड़ा लेखक हुआ उसके नाम से उनको नामकरण उनका किया गया है। जैसे आधुनिक काल के अलग अलग भाग किए जाते हैं। पहला जो भाग है भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हैं। उसके बाद छायावाद आता है जिसके 4 प्रमुख कवि हुए हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। उसके बाद प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नई कहानी। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य चलता है। तो अपन आधुनिक काल से शुरू करते हुए अंत तक पहुँचेंगे और इनमें से 4 प्रश्न आते हैं। तो एक प्रश्न तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग से आप पक्का समझिए। एक प्रश्न भारतेंदु युग से आना है, तो भारतेंदु युग सबसे पहले पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। रीतिकाल के बाद में भारतेंदु युग प्रारंभ होता है। तो भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण का समय का काल उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक के रूप में हुआ था। यानी कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा गया है। देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ होता है दोबारा से जागना। यानी कि पहले भारतीय जनता जागृत थी, बीच में अंग्रेज़ों का ऐसा समय आया जिससे भारतीय जनता में निराशा, हताशा फैल गई थी। और उसके बाद भारतेंदु युग हिंदी साहित्य ने या हिंदी कवियों ने भारतीय जनता को जगाने का कार्य किया, इसलिए इसको पुनर्जागरण भी कहा गया। तो देखिए, पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद इसलिए है कि इसका प्रारंभ कब से माना जाए। कुछ विद्वान अलग समय मानते हैं, कुछ अलग। इसलिए पर जो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में जो कार्य कर गए हैं, जो काल विभाजन जो कर गए हैं, कवि विभाजन जो कर गए हैं, उससे अभी तक पुरजोर तरीके से कोई कवि, कोई लेखक, कोई आलोचक नकार नहीं पाया है। तो उसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1800, यानी भारतेंदु का जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में उनका निधन हुआ था। 35 साल की उम्र में भारतेंदु का निधन हो गया था, लेकिन 35 साल में वो ऐसा कार्य कर गए जिसमें हिंदी साहित्य का एक युग उनके नाम कर गए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। यानी 1925 से 1950 संवत का समय यहाँ लिया गया है। संवत 1925 से 1950 को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। इस काल को हरिश्चंद्र उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से पहले भी देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। इसमें गद्य काल नाम दिया है और उसको संपूर्ण गद्य काल को इन्होंने 1900 से 1984 संवत 1984 तक माना है और इसको फिर दो भागों में बांटा है। गद्य काल को दो भागों में बांटा है। एक को नाम दिया है काव्यखंड और दूसरे को नाम दिया गद्य खंड। यानी देखिए, काव्यखंड 1900 से 1925 इस काव्यखंड को पुरानी धारा भी कहा है। संवत की बात कर रहे हैं, संवत 1900 से 1925 से जो इन्होंने काव्यखंड बांटा है उसे पुरानी धारा भी कहा है। यानी जो पुरानी रीतिकाल की जो परंपरा चली आ रही थी उसी परंपरा के अनुसार का इन्होंने माना है। फिर दूसरे को जो नाम दिया इन्होंने गद्य खंड, इसे नई धारा नाम दिया। यानी यहाँ पर नई भाषा का विकास हुआ, नई तरीके से भाषा लिखी जाने लगी 1925 से 1984 विक्रम संवत। तो आगे देखते हैं। किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों में वैमत्य हैं। यानी कुछ लेखक उनके मत से सहमत नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। देखिए, कवि वचन सुधा हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित की जाती थी और प्रकाशित इसका प्रारंभ बताया है इन्होंने 1868 ईस्वी। यानी भारतेंदु ने 1868 में ये पत्रिका निकाली थी। तो ये कह सकते हैं कि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ और 1868 में इन्होंने यानी 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने पत्रिका निकाली। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 से मानना उचित है। इसी तर्क का अनुकरण करते हुए, यानी भारतेंदु युग की प्रारंभ के तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती प्रकाशन, सरस्वती एक पत्रिका है हिंदी साहित्य में जो भी हिंदी के उत्थान का एक आधार स्तंभ जिसे कह सकते हैं। इसके बारे में अपन जब द्विवेदी युग पढ़ेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे, तो वहाँ इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सरस्वती के प्रकाशन वर्ष सन 1900 को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। यानी कवि वचन सुधा से भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ। जो कवि वचन सुधा 1868 में निकली और उसे निकालते थे हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इस युग की समाप्ति जो पत्रिका निकलती थी सरस्वती, जिसे निकालते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 ईस्वी में, सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में निकलना प्रारंभ हुई थी। 1903 से इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। तो सरस्वती के संपादन प्रकाशन भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। यानी भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने अपने लेखन से भारतीय लोगों को जगाने का कार्य किया, प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का कार्य किया। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु इन सब में गहन अंत संबंध विद्यमान था। यानी इन्होंने समाज, संस्कृति और राजनीतिक विषयों पर लेकर लिखे, इन सब में इन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। भारतेंदु युगीन कवि कर्तव्य पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। यानी इन्होंने भारतीय संस्कृति, समाज और राजनीति को विषय बनाया, तो इनके पास लिखने का अथाह संपदा थी। ये अधिक विषयों पर लिख सकते थे और चयन करने में इनको इतनी परेशानी नहीं हो सकती थी। जो कोई कवि या लेखक एक विषय पर लिखता है उसको उसके बिंदु चयन पर, उसके शीर्षक चयन पर, उसके लेखन चयन पर समस्याएं हो सकती है, लेकिन उन्होंने भारत की संपूर्ण जो विषय हैं, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सबको लेकर इन्होंने
लिखा। मातृभूमि प्रेम, देखिए इनके जो प्रमुख प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है कि भारतेंदु युगीन लेखन के विषय कौन कौन से थे, विस्तार से समझाइए। तो इनके जो विषय थे वो थे मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा का प्रचार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों पर कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे। देखिए मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, यानी अपनी मातृभूमि के प्रेम। देखिए मातृभूमि प्रेम है स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, यानी कि जो स्वदेश में जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, गौ रक्षा की जाए, बाल विवाह निषेध, उस समय जो बाल विवाह का प्रचलन था उस पर रोक लगाने की प्रयास की, शिक्षा का महत्व, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, उसका महत्वों का उसका वर्णन किया जाए, शिक्षित समाज का निर्माण किया जाए, और मद्य निषेध, मद्य यानी शराब का सुसेवन है, जो नशा जो लोग करते थे उसको रोकने के लिए लोगों को प्रेरित किया, भ्रूण हत्या की निंदा की गई आदि विषयों पर इन्होंने लिखे। यानी कि भारत को एक सुधारात्मक नज़रिए से देखने की इन लोगों ने कोशिश की, भारत को अच्छा समाज देने की इन लोगों ने कोशिश की। तो यहाँ से भारत में सुधार की जो परंपरा थी वो प्रारंभ होती है। इससे पहले भी साहित्य लिखा गया, पढ़ा गया है, तो पर वो जो साहित्य था वो इससे पहले जैसे रीतिकाल था तो वो साहित्य केवल राज दरबारों तक सीमित था। उसके बाद उससे पहले जो था भक्ति काल ने भी एक व्यापक स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया था। वो जन आंदोलन अलग तरीके का था। वो जन आंदोलन जो बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध एकजुट होकर भारतीय जनता को भावात्मक रूप से एक करने के लिए किया गया था। और उससे पहले जो आदिकाल था वो हिंदी का प्रारंभ था। तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल में सही तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से भारतीय समाज को संगठित करके एक आगे बढ़ने के लिए उसमें सुधार करने के प्रयास किए गए। तो ये जो प्रयास थे भारतेंदु युग से प्रारंभ हुए। भारतेंदु इसके अग्रदूत थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो राजभक्त थे। राजभक्त होते हुए भी वो एक सच्चे देशभक्त थे। यानी कि राजभक्त और देशभक्त दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ दोनों का अलग अलग है, दोनों का भाव अलग अलग है। राजभक्त कह सकते हैं कि वो होता है कि जो राजा की भक्ति करे या जो राज्य जो शासन है उसका गुणगान करे, उसको मानता हो। और देशभक्त जो केवल देश हित में सोचता हो। तो निश्चित तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र देशभक्त थे, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ वो राजभक्त भी थे। राजभक्त यानी वो अंग्रेज़ों की नीतियों की कहीं न कहीं खुलकर इतनी आलोचना वो नहीं कर पाते थे। शायद हो सकता है उनकी कुछ नीतियों से वो प्रभावित रहे हों, इसलिए उनकी जो आलोचना है वो नहीं कर सकें। इसलिए कह सकते हैं कि वो राजभक्त थे साथ में, परंतु सच्चे देशभक्त तो थे ही, इसमें कोई शंका नहीं है। उन्होंने देश को जो सुधारने के लिए दृष्टि से जो उन्होंने लेखन कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल की अनन्य विशेषता है। यानी भारत में राष्ट्रीय भावना का, भारत को एक राष्ट्र के रूप में लोगों के सामने, तो इससे पहले जो रीतिकाल था उसकी ये समस्या थी, उसमें भारत को एक राष्ट्र के रूप में कभी लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने जो कवि थे वो दरबारी कवि जिसे कह सकते हैं उस प्रकार के रहे हैं, और उन्होंने जिस राजा के आश्रय में वो रहे हैं उन्होंने उसी राजा का गुणगान किया है। राष्ट्र या देश हित में उन्होंने कोई बात नहीं की है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। उस समय ये बहुत सारे सिद्धांत हुए थे जिन्होंने भारतीय जनता को प्रभावित किया। तो मैं कह रहा था कि जो उससे पहले जो रीतिकालीन जो काव्य था उसमें भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता रहा, लेकिन जैसे भारतेंदु युग आया, भारतेंदु आए तो उन्होंने भारत को एक राष्ट्र मानकर सबको एक करने की कोशिश जो की है वो अस्मरणीय है। पाश्चात्य
शिक्षा प्रणाली ने अनेक शैक्षिक क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रेरणा इन्होंने दी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उसमें भारत पर जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता की पहल की। अंग्रेजी का प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता रहा, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन जागरण में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। तो ये भारतेंदु युग से प्रारंभ से पहले की जो कुछ विशेषताएं हैं, जो कुछ प्रवृत्तियां या ऐसा कोई जो वातावरण था जिससे भारतेंदु युग को आगे बढ़ने में या उसको पल्लवित होने में इन्होंने सहायता प्रदान की। तो इनमें से कुछ लाइनें जो मैंने अंडरलाइन की है उनको आपको लिखना है और उनको याद भी करना है, उनको समझना भी है। प्रश्न पूछा जा सकता है भारतेंदु युग के उदय में कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां सहायक रही, समझाइए। भारतेंदु युग के लेखन के प्रमुख विषय कौन कौन से थे, समझाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चलते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन बड़े कवि थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे तो देखिए भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास प्रमुख हैं। यानी ये कवि प्रमुख हुए हैं